नमस्कार, मैं हूं सर्वमित्र और हरियाणा विशेष में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा विशेष में आज का हमारा मुद्दा है खट्टर सरकार और अफसरशाही। एक मामला सुर्खियों में है, राज्य मंत्री कृष्ण बेदी और कुरुक्षेत्र की सीएमओ वंदना भाटिया का। दोनों के बीच हुई बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी आपको सुनाएंगे। ऑडियो रिकॉर्डिंग से अंदाजा हो जाएगा कि दोनों के बीच बातचीत का लहजा क्या था, इंटेंशन क्या थी और दुर्व्यवहार था या नहीं। यहां बात मंत्रियों और अफसरशाही की करेंगे। जो आरोप हुड्डा सरकार के समय लगते थे कि अफसरशाही बेलगाम है, क्या उसको खट्टर सरकार में वैसे ही देखा जाना चाहिए, या जो विपक्ष के नेता बोल रहे हैं कि सरकार नई है, मंत्री कई पहली बार बने हैं तो जोश में ऐसा सब हो रहा है। हम यहां दोनों पक्षों को आपके सामने रखेंगे कि क्या अफसर को ऐसे रिकॉर्डिंग करनी चाहिए और क्या मंत्रियों को ऐसे फोन पर बोलना चाहिए। तो कुल मिलाकर खट्टर सरकार और अफसरशाही की बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको वो ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, फिर अब बात आगे करेंगे। हेलो। हाँ, नमस्कार सर। वंदना जी, कई बार बातें करनी पड़ती है। आप जिले के 100 अधिकारी हो, कितने अधिकारी हैं जिले में जिससे बात करूँ? कोई नहीं सर, बताएं। आप मिनिस्टर सीएमओ से नहीं बात करेगा, मैं डॉक्टर से बात करूँ या किसी क्लर्क से? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, आप बताएं, आदेश करें। आदेश तो क्या करना होता है, कोई टाइम होता है, काम होता है, कोर्ट में बात करनी होती है। दिन में एक बहुत अच्छी है वो बात करनी पड़ती है, अदरवाइज तो मेरे क्या लेना मेडिकल लाइन। हाँ, बताएं सर। मेरे पास कई तरीके की बातें आ रही हैं। अभी आपको एक हफ्ता भी नहीं ज्वाइन हुआ, कर्मचारी आपके बड़े परेशान है। चलो सर, आप देख लें, जो एक्शन आपने लेना है फिर ले लें सर। आप मुझे अगर कुछ करने लायक है बात तो बताएं सर। ठीक है, एक्शन लेना तो एक्शन तो फिर मेरे को लेना होता है, मिनिस्टर हूँ मैं, वही कोई सर। ठीक है, आप अगर धमकी दे रहे हो तो फिर ठीक है सर। आपका व्यू ताकि ये है भी कर ले, करना तो फिर मैं करना होता है, फिर मेरे को कर लो सर, कर लो सर। ठीक है, ये कुछ बात है क्या आपका? नहीं, आप बताओ सर, बात करने वाली बात है तो बताओ कि ये करना है। जी, आप डॉक्टर आपको भी जंगल चलाने वाले हो क्या? जो आपका व्यू ताकि है, एक मिनिस्टर से कैसे बात करते हो आप? सर कोई नहीं पूछा भाई, ये नहीं पूछा सर। मैं तब से ना, एक मिनट सुने सर, तब से मैं पूछ रही हूँ कि सर क्या आदेश है, आराम से पूछ रही हूँ। आप सीधे कह रहे हैं आपके। सर एक मिनट सर, फिर मेरी भी बात सुन लो। जब आपने इतनी बातें कह ही दी, फिर मैं सुना भी देती हूँ सर, बता भी देती हूँ आपको कि जब आपने यही कह दिया गिले ही करने हैं तो कर लो सर। फिर सर फिर आप, मैं तो तब से प्यार से पूछ रही हूँ कि क्या आदेश है, क्या आदेश है, आपसे 4 बार। लेकिन आप अगर कह रहे हो मैंने ये करना है वो करना है, सर कर लें फिर आप, और क्या करें सर। मैंने तो क्या करना था, बस फिर ये तो गवर्नमेंट करेगी, मैं क्या करूँगा? मैंने क्या सर, फिर करना है जो कर लें सर, फिर इसमें क्या बात है। मुझे कोई आपसे पर्सनल रंजिश है क्या? मुझे क्या पता सर, आप मेरे से ऐसे बात कर रहे हो। मैं काम के लिए बैठी हूँ सर। मेरी कोई मेडिकल लाइन है क्या? सर मुझे क्या, मैं तो पूछ रही हूँ आपसे, काम पूछ रही है, आप काम नहीं बता रहे। आप काम बताओ, आपने किसी के लिए कहना है, काम बताओ सर। 30 साल मुझे भी हो गया नौकरी करते हुए, ऐसे नहीं होता सर। इसको तो मुझे पहले से ही पता था कि जो सबॉर्डिनेट आपके रो रहे हैं वो मिल जाएगा। हाँ चलो ठीक है सर, कोई बात नहीं। मैं आपकी बातें सुनने के लिए नहीं यहाँ बैठी, काम करने के लिए बैठी हूँ और 30 साल से नौकरी कर रही हूँ। 30 साल से नौकरी कर रही हूँ सर, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ नहीं, आप जो मर्जी कहते रहे एक महिला अधिकारी से। महिला अधिकारी को राइट है क्या बदतमीजी करने? नहीं, आपको राइट है क्या? सबसे पहले आपने शुरू किया है। मैंने मेरे पास ये सारा टेप भी है और मैं आपको सुना भी सकती हूँ कि शुरू किसने किया है सर। आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू वट एवर यू आर सेइंग। मैंने भी जानबूझ कर रिकॉर्ड कराई ये बात, ताकि मैं भी किसी को सीएम को बताऊंगा ना इसका। तो इस बातचीत के बाद राज्य मंत्री कृष्ण बेदी की ओर से इस बारे में शिकायत की गई, तो वंदना भाटिया भी मीडिया के सामने आई। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। जो दुर्व्यवहार का आरोप है बिल्कुल गलत है। फोन ना उठाने का आरोप भी बिल्कुल गलत है। मेरे पास साक्ष्य हैं, लेकिन समय आने पे मैं वो साक्ष्य दिखाऊंगी और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि इस तरह का जो भी आरोप लगे हैं सरासर गलत है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज हैं, तो मामला उनके पास पहुंचा और उनका क्या कुछ कहना है इस मामले के बारे में, अफसरशाही के बारे में और कार्रवाई के बारे में। सीएमओ का पक्ष वो मैंने टीवी के माध्यम से ही देखा है, वो मेरे को नहीं मिली। सीएम साहब को जो कुछ
मेरे पास था, दोनों पक्षों की शिकायतें आई थी, वो मैंने उनको अवगत करवा दिया। सारी अफसरशाही, सारे अधिकारी सरकार के साथ बिल्कुल कदम ताल करते हुए काम कर रहे हैं। अब एक दो कोई अगर खराब है तो वो इंडिविजुअल केसेस हैं, उससे सारी अफसरशाही को नहीं कहा जा सकता। तो आज कोई कार्रवाई संभव है? जरूर, अगर उन्होंने अपने सर्विस रूल की शर्तों का उल्लंघन किया होगा तो कार्रवाई जरूर की जाएगी। इसके बाद मामला मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पास भी पहुंच गया और खट्टर साहब का बयान इस पर क्या आया वो भी आप सुन लीजिए। ये जो सीएमओ वाले मैटर में आपकी मंत्री जी से बात हुई है, कंसर्न मंत्री जिनको लेकर ये विवाद, जिनके साथ ये विवाद हुआ है? अभी करूंगा, आज होगी ये बात, आज हो जाएगी। उधर कांग्रेस विधायक दल के नेता किरण चौधरी इस प्रकरण पर क्या कुछ बोली हैं वो भी सुन लीजिए। जो आदमी ने कभी कुछ देखा ही नहीं है तो एकदम सब कुछ मिल जाए तो वो इस तरह की कहते हैं बातें करते ही हैं। और अगर एक लेडी ऑफिसर के साथ ये बात करी गई है और उस सीएमओ के साथ बदसलूकी करी गई है, इसको मैं कंडेम करती हूँ। और इस तरह की कहते हैं जो अगर मंत्रीगण कोई ऐसी बात कर रहे हैं तो खट्टर साहब को कहते हैं अपनी मंत्रियों को अंकुश में रखना चाहिए। तो मामला कल सामने आया था, मतलब कल ये ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई थी। उसके बाद मीडिया में वंदना भाटिया जी भी आ गई कि कोई दुर्व्यवहार का मामला नहीं है, हम सभ्य तरीके से बोले थे। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके पास शिकायत की गई, दोनों ओर से शिकायत उनके पास पहुंच गई है और मुख्यमंत्री साहब भी बोले हैं कि शिकायत आ गई है, जांच करेंगे, देखेंगे, उसके बाद हम कुछ बता पाएंगे। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि नए नए मंत्री बने हैं, नया नया जोश है, ये सब इस पर चर्चा करेंगे, अफसरशाही की चर्चा करेंगे और सरकार की और सरकार के मंत्रियों की बात हम यहां पर करेंगे। इस चर्चा में मेरे साथ जो मेहमान शामिल है मैं आपको बता दूं, धर्मवीर जी हैं जो कि रिटायर्ड आईएएस हैं और सेवानिवृत्त मुख्य सचिव भी हैं, हरियाणा में मुख्य सचिव रहे हैं। मेरे साथ रविंदर डुल जी हैं जो कि इनेलो के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी रोहतक से जुड़े हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और मेरे साथ नमस्कार रमनीक सिंह मान जी हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं। और मेरे साथ डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी मौजूद रहेंगे जो कि कार्यकारी संपादक हैं एवं तहलका हरियाणा के। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहूंगा, ये जो मामला शुरू हुआ है, सबसे पहले जिस तरीके से ये वायरल हुआ, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई, मीडिया के सामने आई, उसके बाद वंदना भाटिया खुद मीडिया के सामने आती हैं और राज्य मंत्री शिकायत करते हैं, ये सब मामला आ गया सामने। किस तरीके से देखते हैं कि एक मंत्री किसी सीएमओ को फोन करता है और सीएमओ का आगे से लहजा जिस तरीके से आपने सुना, क्या कहें कि वाकई में ही खट्टर सरकार के जो मंत्री हैं उनकी पकड़ नहीं है अफसरशाही पर, या अफसरशाही जो पहले कहा जाता था कांग्रेस के समय की बेलगाम है अभी तक? देखिए, इसमें दो बातें हैं। चाहे कोई अफसर हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे एक सामान्य नागरिक हो, मान सम्मान सबका है। बिल्कुल, किसी को भी किसी के साथ उच्च लहजे में बात करने की बिल्कुल ना तो आवश्यकता है और ना उसका अधिकार है। बिल्कुल, किसी का अपमान करने का भी अधिकार किसी को नहीं है। जहां तक है एक अधिकारी और एक मंत्री की बात, बिल्कुल, मंत्री के साथ साथ वो लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। हरियाणा सरकार के निर्देश हैं, हमारे साथ मुख्य सचिव रहे जो हैं धर्मवीर जी, वो भी बताएंगे क्या निर्देश हैं, लेकिन वो उन डिटेल उनसे बताएंगे। लेकिन इतना मैं ये कह सकता हूं कि निर्देश हैं कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव चाहे कोई भी हो, अफसर उनके साथ ठीक से बात करें, उनकी कॉल अटेंड करें, उनके साथ ठीक से बातचीत करें, क्योंकि वो लोगों का काम लेकर उनसे बात करेंगे। ठीक है। अगर कोई अफसर उनके फोन नहीं उठाता कि किसी वक्त वो मीटिंग में हो सकता है तो कॉल बैक करें, क्योंकि आज का जमाना आईटी का जमाना है। मोबाइल सरकारी तौर पर सरकार ने दे रखा है सब अधिकारियों को और उसके पैसे भी देती है सरकार। ठीक है, मोबाइल सेट खरीदने के भी और मोबाइल कॉल करने के भी, उसके समय सीमा एक निर्धारित है, पैसा भी निर्धारित है। ठीक है। जहां तक ये मामला, इसकी अगर बैकग्राउंड देखें डॉक्टर वंदना भाटिया की, डॉक्टर वंदना भाटिया बेसिकली करनाल में सीएमओ थी और कांग्रेस सरकार में थी जी। उस वक्त भी कुछ पत्रकार ये कहते थे, पत्रकारों की बात कर रहा हूं, सामान्य नागरिक की नहीं बात कर रहा मैं, पत्रकार जब इनसे किसी से बात करने जाते तो शायद उनके साथ भी उनका व्यवहार थोड़ा सा रूखा रहता था। ठीक है। लेकिन असली जो अब घटना घटी है, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जब करनाल का दौरा किया था और वो एक हॉस्पिटल के जो पानी की टंकी उस पर चढ़े थे, उसमें कीड़े चल रहे थे,
उस वक्त तो उन्होंने वहां पर कहा कि सीएमओ कौन है, तो ये सीएमओ डॉक्टर वंदना भाटिया थी, ये वहां पर पहुंची तो उन्होंने पूछा कि आप यहाँ पर सीएमओ हैं तो क्या कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि ये मेरे पास नहीं है, ये हॉस्पिटल क्योंकि कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के अंदर चल रहा है और यहाँ पर सीएमओ का पोस्ट नहीं है। ठीक है। तो अनिल भी तल्ख लहजे में बोले थे कि जब सीएमओ की पोस्ट नहीं तो यहाँ पर क्यों है, ठीक है। और उसके बाद इनका तबादला कुरुक्षेत्र में सीएमओ के तौर पर कर दिया। ठीक है। तो जड़ तो है वहां की, ठीक है। और क्योंकि जब किसी अफसर का एक इस तरीके से तबादला हो जाए और वो मीडिया की सुर्खियां बने तो कहीं ना कहीं अफसर के दिमाग में भी एक पूर्वाग्रसित रहता है माहौल। बिल्कुल। अभी जब कृष्ण बेदी जो वो के कुरुक्षेत्र जिले से बिलोंग करते हैं, शाहबाद से हैं, बिल्कुल, और मंत्री हैं, राज्य मंत्री, हाँ। तो उन्होंने जब इनसे बात करनी चाहिए तो उनको कॉल 2-3 बार की तो उनका कॉल बैक नहीं किया, तो वो मंत्री उनसे इसलिए अनॉयड थे। और तीसरा, जब उन्होंने जैसे ये जानने का प्रयास किया कि भी मेरे पास कुछ शिकायतें आती हैं, शिकायतें तो आती ही रहती हैं क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव कुछ शिकायतें झूठी हो सच्ची हो बात की बात है, तो डॉक्टर वंदना भाटिया को कहना चाहिए था आप बताइए कौन सी वो शिकायतें हैं बजाय इसके, तो उन्होंने कहा कि आपको जो एक्शन लेना ले लें। ठीक है। शुरुआत अगर हम देखें पूरी कन्वर्सेशन की, यहीं से बात उखड़ गई। बिल्कुल। और फिर दोनों अपने किसी भी तरीके से सम्मान को नीचे, ईगो को नीचे नहीं करना चाहते थे, और अल्टीमेटली ये वायरल जो हुआ, बिल्कुल, तो जिसने रिकॉर्ड किया है वायरल नेचुरली वहीं से होता है, ये सबको पता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सारी बात रिकॉर्ड कर ली जो सीएमओ वंदना भाटिया है, उसके बाद मीडिया में भी आई है, शिकायत दोनों ओर से की गई है, हालांकि इसमें आगे क्या होगा ये तो अभी बाद में पता चलेगा। रमनीक मान जी मेरे साथ हैं, बीजेपी के नेता है। रमनीक मान जी, जितनी इज्जत एक मंत्री की है उतनी इज्जत आम नागरिक की भी है, सीएमओ साहब की भी है। इस मामले को आप किस तरीके से देखते हैं कि एक तो अनिल विज साहब से पहले मामला जुड़ गया कि वहां से तबादला कर दिया गया, उसके बाद ये राज्य मंत्री के साथ जुड़ गया। निश्चित तौर पर जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो तो अपने मंत्री की बात सुनेंगे, वो सीएमओ की बात क्यों सुनेंगे? और इस मामले में क्या लगता है कि सरकार बिल्कुल दोनों पक्षों को सही तरीके से देखकर जांच करेगी, उसके बाद कोई कार्रवाई? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि माननीय डॉक्टर धीमान साहब ने बड़े अच्छे तरीके से बात को रखा है। कोई ज्यादा बात इसमें रह नहीं कहने के लिए। पहले तो अगर इसके अंदर एक थोड़ा सा पीस मिसिंग है जो शुरू का है, जब पीए ने कॉल किया था और डॉक्टर भाटिया ने फोन उठाया तो पीए ने उनसे ये पहले जानकारी ली कि मैडम हम कल से आपको फोन कर रहे हैं और आप फोन नहीं उठा रहे। वो एक पीस आपकी रिकॉर्डिंग में मैंने पूरा कर दिया। जी जी, आपने पूरा कर दिया, मैं वही कह रहा। तो इसमें क्या है कि कोई भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है वो एक मंत्री होने के नाते किसी भी अधिकारी को फोन करके जानकारी ले या दे सकता है, उसके अंदर पहली बात कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा, डॉक्टर भाटिया को जब पता था, इस बात का ज्ञान था, उन्होंने बोला कि साहब आपका नंबर मेरे पास स्टोर नहीं है इसलिए मैंने फोन नहीं उठाया। ठीक है। ये भी उनके एक वर्ड थे जो इसमें अभी नहीं आए। हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी डॉक्टर बनते हैं वो एक हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं, ठीक है, जिसमें ये कमिट करते हैं कि मेरे पास आए हुए हर एक पेशेंट को मैं हर एक काम को अटेंड करूंगी या करूंगा। ठीक है। ये एक लहजा अधिकारी का कि मेरे पास नंबर स्टोर नहीं है इसलिए मैंने फोन नहीं उठाया, या नंबर की मेरे को जानकारी नहीं है इसलिए मैंने कॉल बैक नहीं किया, पहले तो ये गलत है। ठीक है। दूसरा, जो इन्होंने ये रिकॉर्डिंग करी है, देखो एक राइट ऑफ प्राइवेसी होता है, एक मंत्री एक अधिकारी को फोन कर रहा है, वो मंत्री की जानकारी के बिना वो कॉल रिकॉर्ड की जा रही है और बाद में उस कॉल को मीडिया में सर्कुलेट किया जा रहा है। इसके तहत ये इट इज अ क्राइम, ये एक गुनाह है जिसके तहत इनके ऊपर कई दफाओं में मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। ठीक है। वो भी एक पॉसिबिलिटी है। मैं नहीं समझता कि माननीय मंत्री जी ने कोई गलत किया। वो उस क्षेत्र के एमएलए पहले हैं, वो जिला उनका है, वो सीएमओ के प्रति अगर कोई आपत्ति है या कोई कंप्लेंट है, कोई शिकायत है, तो उनका पहला अधिकार है वो फोन करके पूछ सकते हैं। ठीक है। आई डोंट सी, उसमें मेरे को कोई गलत नहीं लगता। इसमें थोड़ा सा अपडेट और करूं मान सकते हो। उनका ये कहना था मंत्री जी का, जो पूछा हमने, तो उनका उनके ऑफिस में भी फोन करके एक दिन पहले कहा गया था और नंबर दिया गया था कि कॉल बैक कर ले, कि मंत्री बात करना चाहते हैं। उनके पीए ने ये कहा था। जी, मैं तो ये समझता हूँ कि ये अधिकारी की तरफ से एक हद तक बदतमीजी भी है और बददिमागी भी है। चलिए, बिल्कुल। धर्मवीर जी, आपके पास आता हूं। आप मुख्य सचिव रहे हरियाणा के। धर्मवीर जी, यहां पर दो सवाल मेरे आपसे हैं। एक तो ये कि कोई भी मंत्री क्या इस तरीके से किसी अधिकारी को बोल सकता है, शिकायत मतलब आपके बारे में शिकायत मिल रही है, क्या फोन पर ऐसा बोला जाता है? दूसरा, जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री साहब कह रहे हैं कि कॉल को रिकॉर्ड करना भी अपराध है, ये हम सर्विस रूल में देखेंगे, और अगर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ये भी हम सर्विस रूल में देखेंगे, क्या ये सही है या गलत है, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। तो मेरे ये दो सवाल आपसे हैं, क्या कोई अधिकारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है या रिकॉर्डिंग कर सकता है, या फिर क्या मंत्री ऐसा फोन पर बोल सकता है कि आपके खिलाफ शिकायतें मिल रही हैं? या एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के साथ कैसा व्यवहार अफसर का या कर्मचारी का होना चाहिए? देखिए, चीफ मेडिकल ऑफिसर एक बहुत इंपॉर्टेंट अधिकारी है
जिससे जनता जुड़ी हुई है। इसमें राजनीतिक लोग भी जुड़े हुए हैं, अफसर भी जुड़े हुए हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि किसी भी अधिकारी को कोई भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो रूलिंग पार्टी का हो, चाहे अपोजिशन का हो या पार्टी का ना भी हो, उसको अटेंड करना चाहिए। ठीक है। और अगर कोई मंत्री या कोई विधायक या कोई भी ये कहता है आपके प्रति ऐसी शिकायतें हैं, तो उसे सुनना चाहिए। ठीक है। और उससे पूछना चाहिए क्या शिकायतें हैं। लेकिन जैसा कि मान साहब ने कहा और धीमन साहब ने कहा, उस लेडी ऑफिसर ने कहा कि आप मुझे सस्पेंड कर दें या मुझे ट्रांसफर कर दें। हाँ। मैं समझता हूं कि ये उनका कहना बिल्कुल ठीक नहीं था। ठीक है। और रही बात कि क्या वो पब्लिक में जाना चाहिए, हाँ, क्या रिकॉर्ड करना चाहिए, मैं सोचता हूं कि ये सर्विस रूल्स की उल्लंघना है। ठीक है। इस तरह से अगर सारे कुछ लोग रिकॉर्ड करने लग जाएंगे और मीडिया में चले जाएंगे तो सरकार चल नहीं सकती, प्रशासन चल नहीं सकता। प्रशासन काफी हद तक एक दूसरे पर विश्वास से चलता है। ठीक है। हर एक ना तो ऑर्डर लिखित में दिए जा सकते हैं और ना लिखित में लिए जा सकते हैं, दोनों बातें हैं। और सर्विस रूल्स ये भी कहते हैं कि आप कहीं जाकर प्रेस में आप देखिए, कोई इनफॉर्मल चीजें होती हैं, कुछ फॉर्मल होती हैं। हाँ। अगर ये कहना हमने ये अच्छा काम किया है तो नोबडी माइंड्स। ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसी न्यूज दें और वो रिकॉर्ड करके दें, तो ये तो एक ग्रॉस वायलेशन है। और ये इस अधिकारी को कम से कम चीफ मेडिकल ऑफिसर को नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात धर्मवीर जी, कि मंत्री क्या फोन पर ये बात पूछ सकता है किसी अधिकारी से कि आपके बारे में ये शिकायतें मिल रही हैं? वो लिखित में नहीं मांग सकता कि ये शिकायतें आपके खिलाफ ऐसी ही है? देखिए, ऐसा है कि लिखित में लेना और लिखित में भेजना भी एक सम्मानजनक नहीं होता है। ठीक है। मान लिया मैं भी चीफ सेक्रेटरी था, मैं भी कई पोस्ट पे रहा। अगर मेरे से कोई मंत्री खुश नहीं है या एमएलए खुश नहीं है, वो मेरे खिलाफ लिखित में शिकायत दे और मैं लिखित में उसका जवाब दूं, मैं समझता हूं ये हमेशा पॉसिबल नहीं है और ठीक भी नहीं है। ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 जी, जो मैं ये कहना चाहता हूं विशेष रूप से कि पब्लिक रिप्रेजेंट, जब से डेमोक्रेसी का चलन है देश में, ये प्री इंडिपेंडेंस एडमिनिस्ट्रेशन तो है नहीं। ठीक है। इस समय हम लोगों का ये कर्तव्य है, मैं भी आज 42 साल हुए हैं मुझे सरकार में काम करते हुए, मैं 2 चीजें देखता हूं जी। एक तो बहुत सारे अधिकारी या कर्मचारी फोन का जवाब नहीं देते। ठीक है। अगर आज आप ऐसे फोन से करें जिस फोन को रिकॉग्नाइज नहीं करते लोग, वो फोन का जवाब नहीं देंगे। ठीक है। हालांकि उनके फोन का खर्चा सरकार दे रही है। ठीक है। और ये खर्चा इसलिए दे रही है ताकि जनता उनके संपर्क में रहे। ठीक है। अगर मंत्री जी ने 4-5 फोन किए थे, जैसा कि ठीक है, अनडिस्प्यूटेड है, तो ये फर्ज बनता था सीएमओ का कि जवाब बैक करते। ठीक है। अगर मैं तो यहां तक कहता हूं, चाहे वो जनता का एक गरीब से गरीब आदमी हो और अमीर से अमीर हो, बिल्कुल बिल्कुल, वो अगर आपको फोन करता है तो आप उस कॉल को रिवर्ट बैक करें। बिल्कुल। और ये मेरा सिद्धांत रहा है। जी बिल्कुल। तो यहाँ सवाल दोनों ओर से खड़े होते हैं। कृष्ण आपके साथ कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ। जब लेना देना नहीं है तो डिस्प्यूट किस बात? हाँ, कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी हमारे साथ बने हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, रोहतक से जुड़े हैं हमारे साथ। हुड्डा साहब, आप इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से देखते हैं? ये ऑडियो आपने सुन लिया होगा, पता चल गया होगा इस पूरे मामले का। हालांकि आपकी विधायक दल की नेता कहती हैं कि नए मंत्री बने हैं और इनको अभी खट्टर सरकार को इन पर लगाम लगानी चाहिए, जोश जोश में ऐसी सब बातें कर रहे हैं। देखिए, खट्टर साहब भी तो नए नए बने हैं जी। खट्टर साहब किस पे लगाम लगाएंगे? वो स्वयं अनुभवहीन है, मंत्री तो अनुभवहीन है ही। जो ये वाका हुआ है, इनसे मैं कल से कह रहा हूं कि मंत्री अनुभवहीन है, इनको पता नहीं सरकारी अधिकारियों से कैसे बात की जाती है। ठीक। एक तरफ तो मोदी जी महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, दूसरी तरफ इनके मंत्री महिलाओं का अपमान करते हैं। और जिस तरह से कृष्ण बेदी ने कहा कि मैं नहीं करूंगा, सरकार करेगी, कृष्ण बेदी को यह नहीं पता मंत्री सरकार होता है, तो इनके मंत्रियों को पता ही नहीं है उनकी पावर क्या है। ठीक। और दूसरा, धीमान साहब ने कहा कि अनिल विज वो अधिकारियों से बदतमीजी करते हैं, किसी न किसी दिन वो जरूर किसी न किसी से उलझेंगे। ठीक।
इन सीएमओ के साथ जो सस्पेंड हुई है, इनके साथ इन्होंने बदतमीजी की थी, मैंने आपके चैनल से पे देखा था। ओके, तो अनिल विज को इतना अहंकार में नहीं बात करनी चाहिए, अधिकारियों से प्यार से बात करनी चाहिए। उसने सीएमओ ने 2-3 बार पूछा क्या बताइए, आप काम बताइएगा, नहीं बताया। लेकिन मैं सीएमओ की भी गलती मानता हूं जी, वो मेंटली पहले से तैयार थी लड़ने के लिए, ठीक है। उनकी बात से, उनकी भाषा से लगता था। और वो उन्होंने जो कुछ किया वो गलत किया। मैं इसका पक्षधर हूं कि उनकी जो सस्पेंशन हुई है वो ठीक हुई है। नहीं, सस्पेंशन अभी नहीं हुई है इस मामले में दोनों पक्ष, अभी सस्पेंशन नहीं हुई है, जो खबर गलत चली है। सस्पेंशन हुई है, नहीं अभी नहीं हुई है, अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है कि सस्पेंशन। चलो जो भी है। हाँ। मैंने कल एक चैनल पे कहा था कृष्ण बेदी को, हाँ, मैं मंत्री रहा हूं, अगर मैं कृष्ण बेदी की जगह तो मैं सस्पेंड करवा के रखता। अच्छा, क्योंकि एक अधिकारी का इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव से। मिनिस्टर इटसेल्फ इज ए गवर्नमेंट, मंत्री सरकार होता है। उससे अगर वो कहें जो आपने करना कर लीजिएगा, नहीं ये बात तो कहकर ये अधिकारी ने अहंकार में बात की है। नहीं, ये बात कहकर तो आपने कह दिया कृष्ण बेदी बिल्कुल सही थी। नहीं, ये बात कहकर तो आपने कह दिया कृष्ण बेदी बिल्कुल सही थी। नहीं, कृष्ण बेदी ना दोनों तरफ से कसूर है। कृष्ण बेदी ने एक महिला के साथ जिस प्रकार से बात की, महिला अधिकारी के साथ, वो भी गलत है। तो फिर कार्रवाई मैंने कहा कि ये मंत्री अनुभवहीन है। नहीं, फिर कार्रवाई सिर्फ सीएमओ पर क्यों आप कह रहे हैं? मिनिस्टर पर भी होनी चाहिए। हाँ, तो मैं कह रहा हूं कि मिनिस्टर पर भी होने चाहिए, मैं कह रहा हूं, क्योंकि उसने एक महिला अधिकारी के साथ, एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान करो, ठीक है, और उनके मंत्री अपमान कर रहे हैं महिलाओं का। तो मैं ये कहता हूं कि दोनों अधिकारी पे भी और मंत्री पे भी, दोनों पे कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए, कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब कह रहे हैं। देखिए ऐसा है, इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि इसको ऑफिशियल प्रोटोकॉल में देखना चाहिए, इसको लिंग और भेद के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमारे को महिला अधिकारी है, पुरुष अधिकारी है। देखिए, एक मंत्री एक अधिकारी से बात कर रहा है और मुझे ये नहीं दिखा नजर आया कि कृष्ण बेदी जी ने उनके साथ बदतमीजी कहां करी। मेरे को जो, मेरी दृष्टि में जितना मेरे को समझ में आया, मेरे को ये लगा कि जैसे ही कृष्ण बेदी जी ने उनसे ये कहा कि जी आपके संबंध में कुछ बातें आ रही हैं, ये भी नहीं कहा शिकायत आई है, उन्होंने ये कहा कि आपके संबंध में कोई बातें आ रही हैं, सबॉर्डिनेट कुछ कह रहे हैं, वो तिड़क के जब भी कहने लग गई कि आपने जो करना है कर लो। तो अब आप ये बताएं कि 30 साल का जिसका सर्विस है, सीएमओ जैसी सेंसिटिव पोस्ट पे बैठी है, वो मंत्री को कह रही है आपने जो करना है कर लो, तो आप अपेक्षा क्या कर रहे हैं? मंत्री आगे से क्या बोलेगा? लेकिन यहाँ कृष्ण बेदी बता भी तो नहीं रहे ना कि शिकायतें क्या है। गवर्नमेंट करेगी। नहीं, वो तो सुन ही रहे, उन्होंने तो अभी शुरू किया था कि आपके प्रति कुछ बातें आ रही हैं, वो तभी बोला आपने जो करना कर लो। बात तो सुनी नहीं मंत्री की, बात तक तो पहुंचे ही नहीं वो। गवर्नमेंट क्या होती है? देखिए ऐसा है, गवर्नमेंट क्या होती है वो तो देखिए कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, वो मेरे से बेहतर आप जानते हैं, आप तो कई साल सरकार में रहे, मंत्री रहे हैं। मंत्री अकेला सरकार नहीं होता, सरकार इज सर, इट इज विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सरकार तो, सरकार का तो एक हिस्सा वो अफसर भी तो है, कोई मंत्री अकेला सरकार नहीं है, सरकार तो अपने अंगों से चलती है। क्या बात कर रहे हो आप? चलिए, इसको समझा रहे हो? चलिए आज से 20 साल पहले मिनिस्टर रह रहा है, उसको समझा रहे हो? मैं तो कह रहा हूं जी आपको मेरे से ज्यादा अनुभव है, मैं तो पहले बोल रहा हूं। सरकार होती है। चलिए हुड्डा साहब आऊंगा, एक नया सवाल लेकर। गवर्नमेंट का आदेश होता है। हाँ, बिल्कुल हुड्डा साहब आऊंगा। रविंदर डुल जी हमारे साथ इनेलो के प्रवक्ता हैं। डुल साहब, आप किस तरीके से देखते हैं यहां पर जो बातचीत हुई है? हालांकि कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस के विधायक दल के नेता कहती है कि नए नए मंत्री बने हैं, अनुभवहीन हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कट्टर सरकार को लगाम लगानी चाहिए। आपका इस मामले पर क्या कहना है, ये जो मामला सामने आया है? देखिए सर्वमित्र जी, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैं किसी भी कीमत पर जो सीएमओ साहब ने जिस प्रकार से व्यवहार किया है उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन इसके साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब सरकार चुन करके आती है, जिनको जनसेवा कहेंगे, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, बेसिकली जनसेवा कहेंगे, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूँ। ठीक है, तो प्रधान सेवक है अगर प्रधानमंत्री, तो एक मंत्री एक जनसेवक है। अगर जनसेवक अगर सीएमओ को ये कहे कि मुझे पता है कि मुझे किस प्रकार से काम करना है, मैं आपके खिलाफ एक्शन करवा दूंगा, ऐसे करवा दूंगा, और वो किसी भी जगह पर ये बताने में असमर्थ रहते हैं कि किस प्रकार की शिकायतों का वो जिक्र कर रहे हैं और किस प्रकार की बात का वो जिक्र कर रहे हैं, तो इससे संदेह गहरा हो जाता है कि जैसे मंत्री जी भी सिर्फ एक धमकाने के लहजे से उनसे बात करना चाहते थे, या अपने समर्थकों को कुछ बताना चाहते थे कि मैं इस प्रकार से बात कर सकता हूं।
वो क्या बताना चाहते थे। ठीक है। उनका बोलने का लहजा किसी भी तरीके से सही नहीं कहा जा सकता, जिस प्रकार से उन्होंने अधिकारी से बात की है। और बड़ी गंभीर बात है कि हम कहें कि सिर्फ कहीं भी चाल चलन में कहीं भी फर्क नहीं आया। जिस प्रकार की कांग्रेस की सरकार चल रही थी, उसी प्रकार से भाजपा की सरकार भी अफसरशाही के ऊपर किसी भी प्रकार का लगाम लगाने में असमर्थ हुई है। और इससे सिर्फ और सिर्फ जनता को ही नुकसान होगा, सरकार कुछ नहीं। सरकार तो 5 साल चली आने जानी है, जनता सबसे ऊपर है, जनता नहीं सरकार चुन लेगी या इनको मौका दे, वो सरकार जनता की मर्जी है। लेकिन ये बहुत आवश्यक है कि सरकार जो है अफसरों के ऊपर अफसरों के साथ एक संवाद बना करके और जनता के अंदर एक मैसेज दे कि हम जनता यहाँ पर हमारे साथ में हमारी सरकार में सुरक्षित महसूस कर रही है। ओके, इस प्रकार में मतलब आप मानते हैं कि अफसरशाही जो बेलगाम कांग्रेस की सरकार में कहा जाता था वो इस सरकार में भी है? जी, ये मानते हैं? जी, निश्चित रूप से। डॉक्टर धीमान साहब, आपके पास आता हूं। आपने सुन लिया कि यहां पर दोनों की गलती मानी जा रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे हैं और इनेलो के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि दोनों की गलती है, कार्रवाई दोनों पर होनी चाहिए, लेकिन सभ्य भाषा में बात जनसेवक को करनी चाहिए थी। जो अफसरशाही की बात कह रहे हैं धीमान साहब की बेलगाम कांग्रेस के समय में थी और अब भी है, आप किस तरीके से देखते हैं? क्या वाकई में सही है, या जिस तरीके से सीएमओ साहिबा बोल रही थी उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? देखो, हम खाली इसको अपनी बहस को सीएमओ तक ना सीमित करके एक पूरा जैसे आपने एक पूरा व्यापक इसका दिया है दृश्य है, पूरी अफसरशाही की बात हो रही है। इस अफसरशाही में अगर आप देखें, खेल मंत्री जो है, स्वास्थ्य खेल मंत्री अनिल विज, उनका बिजली उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के एमडी उनको फोन करके कहा कि जेई को सस्पेंड करो। उन्होंने कहा सस्पेंड ऐसे नहीं किया जाता, उन्होंने सस्पेंड नहीं किया। और जब मीडिया में बात आई तो उसी दिन एमडी ने जेई को सस्पेंड कर दिया। एक उनके विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं स्वास्थ्य के रामनिवास, उनके साथ उनकी ट्रांसफर्स को लेके, किसी पोस्टिंग को लेके और जो नियुक्ति चल रही थी, अपॉइंटमेंट्स जो चल रही थी, उन अपॉइंटमेंट्स को लेकर भी उनके बीच में तलखी हुई। ठीक है, वो भी हमारी मीडिया में सुर्खियां बना। ठीक है, अभी रिसेंटली जो ये डॉक्टर वंदना वाला मामला है, क्योंकि इसकी शुरुआत करनाल से हुई थी और जैसे ही कृष्ण बेदी ने लिखित में ये शिकायत अनिल विज को दी, अनिल, वो मैंने कागज देखा है कृष्ण बेदी का भी, और अनिल विज ने जो उसके ऊपर लिख के सीएम को भेजा है मुख्यमंत्री, वो कागज ही मैंने देखा है। ठीक है, उस पर उन्होंने रिकमेंड किया कि सस्पेंड करो और यहाँ से 100 किलोमीटर दूर उनको ट्रांसफर करो, बिल्कुल नियुक्त करो, उनका जो हेडक्वार्टर मेंटेन करो। ये बातें तो प्रशासन, जैसे एक में जरूर थोड़ा सा, जैसे हुड्डा साहब तो हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी उस वक्त के 91 से 96 में मंत्री रह चुके हैं। बिल्कुल। लेकिन जहां तक मंत्री की बात है, ये जो सस्पेंशन का मामला अभी भी मुख्यमंत्री के दरबार में है। स्वास्थ्य मंत्री ने रिकमेंडेशन कर दी है, राज्य मंत्री की शिकायत है, उसके बावजूद सीएमओ के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाना, क्योंकि वो क्लास 1 अफसर हैं। क्लास 1 अफसरों के खिलाफ जो सारी की सारी कार्रवाई सीएम के लेवल पे ही होती है। बिल्कुल। तो फैसला तो अब सीएम ने करना है। बिल्कुल। जहां तक है मामला सभी ब्यूरोक्रेसी का, 3-4 जो मैंने इंसिडेंट्स बताए हैं, इंसिडेंट्स के अलावा मेरे पास कुछ और अफसरों की भी जानकारी है। ठीक है, जो बड़े अधिकारी हैं उनके, और कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार के जो मंत्री और विधायक हैं उनके बीच में कहीं तलखी चल रही है। जी बिल्कुल। ये तलखी कहीं ना कहीं आत्मसम्मान दोनों तरफ से चल रहा है। वो अथॉरिटी अपनी स्थापित करना चाहते हैं, उनकी शायद कहीं अथॉरिटी अभी चल नहीं रही, या उनको अपनी जानकारी नहीं है कि हम किस सीमा तक आदेश दे सकते हैं। जी बिल्कुल। और अधिकारियों को, क्योंकि 10 साल एक मुख्यमंत्री जो हुड्डा रहे हैं, उनके टाइम का उनको एक आदत पड़ी होता है, किसी को आदत बदलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये कि मुख्यमंत्री जो पुराने थे हुड्डा साहब, वो भी सभी अधिकारियों को कहते हैं डीसीएसपी को, वो अपने दफ्तर में बैठे हैं। ठीक है, इस सरकार ने कहा, लेकिन वो स्थिति बदल गई। बिल्कुल। तो तालमेल अभी नहीं बैठा जा रहा है यहाँ पर, जो मंत्रियों और अफसरशाही के बीच में। और बात अफसरशाही की कर रहे हैं यहाँ पर कि पुरानी आदत अभी नहीं छूट रही, इस पर भी चर्चा करेंगे कि पुरानी सरकार में किस तरीके की अफसरशाही और अब क्या हो रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है दोस्तों। यहां पर बात हो रही है खट्टर सरकार और अफसरशाही की। जिस तरीके से मामला सामने आया है और पहले भी मामले सामने आए हैं, डॉक्टर धीमान साहब ने आपको बताया किस तरीके से, उसी पर बातचीत कर रहे हैं। कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी आपके पास आते हैं। हुड्डा साहब, जिस तरीके से धीमान साहब भी कह रहे हैं और बातें निकलकर आई हैं, और आपके समय में ये आरोप भी लगते थे कि अफसरशाही पर लगाम नहीं है, क्या उसी को ऐसे देखा जाए फिलहाल खट्टर सरकार में भी, कि वाकई में ही अभी आदत पड़ी हुई है वही अफसरों को, और वैसा ही अभी तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं
वो जो नए मंत्री हैं उनके साथ। देखिए, हुड्डा साहब की प्यार से काम लेने की आदत थी जी, और उन्होंने 10 साल प्यार से काम लिया अफसरशाही से, जिसकी वजह से हरियाणा आज 1 नंबर का बना है। आप ये ना समझना कि एक अफसरशाही और सरकार दोनों मिलकर चलेंगे जब सरकार 1 नंबर पे आएगी जी। तो आप ये ना समझे कि हुड्डा साहब ने लगाम छोड़ रखी थी, ढीली लगाम नहीं थी। हुड्डा साहब जब गर्म होते थे तो पूरा गर्म होते थे जी, लेकिन उनकी बदतमीजी करने की आदत नहीं थी। सबसे प्यार से बात करते थे और प्यार से बात करने से ज्यादा काम होते थे। और हमने जो काम कराए, हमने अंदाजा लगाओ 1800 करोड़ का बजट था, आज 32,400 करोड़ का बजट छोड़ के गए हम। नहीं, बहुत सी चीजों में हम हिंदुस्तान में नंबर 1 पे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं सरकारी अधिकारियों से प्यार से काम। नहीं, आप कह रहे हैं कि आपके नेता, अफसर आपकी बात मानते थे, आपके नेताओं की बात मानते थे, लेकिन आप ही के नेताओं का कहना था कि अफसरशाही बेलगाम थी, यह भी एक कारण रहा हार का। देखिए, अफसरशाही बेलगाम होती तो काम नहीं होते। आप बताओ, अफसरशाही बेलगाम होती तो हरियाणा नंबर 1 कैसे होता? आज हरियाणा नंबर 1 जो कहलाया जा रहा है वो दोनों को मिलकर कहलाया जा रहा है। हुड्डा साहब सरकार और ब्यूरोक्रेसी, सरकारी अधिकारी और दोनों मिलके चले हैं, उसके रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो ये अपना अपना स्टाइल है काम करने का। चौधरी बंसीलाल का स्टाइल कुछ और था काम करने का। भजनलाल जी के साथ मैंने काम किया है, भजनलाल जी का भी प्यार से काम कराते थे वो। धर्मवीर जी से पूछो, धर्मवीर जी हमारे वक्त में भी बहुत सीनियर अफसर थे और हमारे इनसे कई बार मुलाकात हुई, इनसे बड़े प्यार से हम काम कराते थे। ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में सीए होते थे। तो प्यार से भी काम एक अच्छी चीज है, ये अपने अपना ढंग है। क्या बंसीलाल जी और चौटाला जी जरा सख्त थे, वो खींच के काम लेते थे, लेकिन भजनलाल जी का और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का स्टाइल दूसरा था और वो काम निकालते थे, काम कराते थे, अफसर काम करते थे, खुश होकर काम करते थे। आप किसी सरकारी अधिकारी को अपमानित करके उससे काम नहीं ले सकते। ठीक, जिस प्रकार से अनिल विज हर रोज किसी न किसी को सस्पेंड कर देते हैं, किसी न किसी को धमका देते हैं, किसी को भी धमका देते हैं, कब तक चलेगा ये बात बहुत ज्यादा देर चलने वाली नहीं है। ठीक है, एक दिन ऐसा आएगा जैसे ये कृष्ण बेदी उलझ गए ना, वो भी उलझ जाएंगे। ठीक है, तो ये हम आपके चैनल के माध्यम से उनको सलाह दे रहे हैं। ठीक है, चलिए मान साहब आपके पास आते हैं। मान साहब, यहां पर मामला तकरीबन 2 मंत्रियों का आ गया जी। विज साहब के पहले भी मामले सामने आ गए हैं, क्योंकि वो बहुत एक्टिव, बहुत छापेमारी उन्होंने की। इस दौरान कई तलखी भी बढ़ी है कई अधिकारियों के साथ उनकी। अब नया नाम कृष्ण बेदी जी का भी जुड़ गया। कोई और मंत्री अभी इस मामले में नहीं आ रहा, लेकिन आप किस तरीके से देखते हैं कि वाकई में अब 2 मंत्री इकट्ठे हो गए? एक ऐड और करूंगा, फिर मान साहब, सिर्फ एक मंत्री का एक और सामने आया, और मतलब आधिकारिक रूप से मैं बता रहा हूँ। एक मंत्री ने उसका कोई मंत्री का गनमैन था, गनमैन ने कोई रिक्वेस्ट की मंत्री से, ठीक है, कि मेरा ये काम करवा दो। ठीक है, मंत्री ने उसके एसपी को फोन भी कर दिया और उसको चिट्ठी लिख के दे दी। ठीक है, एसपी ने कहा कि ठीक है मैम भेज दो। जैसे ही वो उसके पास गया एसपी के पास, तो एसपी ने कहा बैठो, और उसके हाथ में चार्जशीट थमा दी। अच्छा, तो यह भी रिसेंटली 3 मंत्रियों का केस हो गया साहब। तो मतलब क्या मान साहब, क्या मतलब अधिकारी अभी तैयार नहीं है आपकी बात मानने के लिए, या तालमेल क्यों नहीं बैठ रहा है? देखो ऐसा है, अभी हम आज जो यहाँ बैठे हैं, हम डिस्कस करने के लिए बैठे हैं डॉक्टर वंदना भाटिया का केस। नहीं, हम आपको बताता हूँ, ये तो एक मामला सामने आ गया, ये तो बेस। अभी हम ये सुन रहे हैं कि जी हरियाणा नंबर 1 हो गया, अब 84,000 करोड़ का घाटा छोड़ के चले गए, हरियाणा नंबर 1 कर दिया इन्होंने। बड़ी अच्छी बात है, वो सारी बातें ठीक है। अब रही बात अफसरशाही की, अफसरशाही, अरे सर आप बोलने दीजिए। देखिए हुड्डा साहब, आप वरिष्ठ नेता हैं, अगर आप एक नए नेता को बोलने का अवसर नहीं देंगे, ये अच्छी बात नहीं है। देखिए आपकी सीएलपी लीडर एक तरफ कह देती है, सुनिए हुड्डा साहब, आपकी सीएलपी लीडर एक तरफ कह देती है कि जिस आदमी ने जिंदगी में कुछ देखा नहीं उसको मंत्री बना दिया। ये कौन सा लहजा आपका बात करने का? आप छोड़िए, आप, मैं एक नया, देखो मैं एक छोटी उम्र का नेता हूं, आप इतने सीनियर नेता हैं, आप 90-91 में मंत्री रह लिए, आप मुझे टीवी चैनल में बोलने का अवसर नहीं देंगे, अच्छी बात है क्या? चलिए बोलिए मान साहब। मैं ये कह रहा हूं कि जहां तक अफसरशाही का संबंध है और जहां तक ये 3 मैटर जो उन्होंने बताए इनका संबंध है, मैं नहीं समझता इसमें कोई गलत है। जहां तक अनिल विज जी हैं, अगर एक टंकी में कीड़े पड़े, अगर जाके पूछ लिया क्या गलत किया, और अगर आज की तारीख में एक मेडिकल रिकॉर्ड में अगर दवाइयों की डिस्पेंसरी, देखिए
एक्सपायर्ड मेडिसिन जो है उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि दवाइयां गई कहां। भाई अगर कोई दवाई अगर 1 लाख रुपए की 2 लाख की आई तो पड़ी भी टेबल पे एक्सपायर भी होती है, अगर उसकी इंक्वायरी कर रहे तो गलत क्या है। और अगर आगे से ऐसे जवाब मिलेंगे जैसे थोड़ी देर पहले कृष्णमूर्ति हुड्डा जी ने कहा कि यदि मैं मंत्री होता मैं उसको सस्पेंड करवा के मानता। आप ये नहीं समझते कि हमारी सरकार संवेदनशील है। अभी तक अगर वो सस्पेंड नहीं हुई, ये 27 तारीख का इंसिडेंट है, आज 30 तारीख है, अगर सस्पेंड नहीं हुई तो कहीं संवेदनशीलता है, कहीं नरमी है। ऐसा नहीं है कि गर्म होकर टूट पड़े सबके ऊपर। देखिए जो मुखिया है वो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। अच्छा मान साहब आपको तो पता होगा, संवेदना है। हाँ जी मान साहब आपको तो पता होगा क्या शिकायतें सीएमओ के खिलाफ मिल रही हैं? देखिए ऐसा है, जो शिकायतें उनके संबंध में मिल रही हैं वो जिस वक्त इंक्वायरी बैठेगी उस वक्त सारी सामने आ जाएंगी। इसके अंदर कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है, ना सरकार जल्दबाजी में है ना हम जल्दबाजी में हैं। तो ना हम किसी निष्कर्ष पे जल्दबाजी में पहुंचे, मेरा आपसे अनुरोध है। अच्छा ठीक है, धर्मवीर जी आपके पास आ जाते हैं। धर्मवीर जी, जिस तरीके से कहा जा रहा है अभी कि अफसरशाही बेलगाम पिछली सरकार में भी और अब भी। सर मित्र जी मुझे मौका दीजिएगा, इनकी बात का जवाब दूं मैं। चलिए बोलिए बोलिए, बात का जवाब देना चाहता हूं। हाँ बोलिए बेटा साहब। हाँ देखिए, इन्होंने कहा कि 84,000 करोड़ का वो बता रहे हैं कि हमने कर्ज छोड़ कर गए थे सरकार में। हाँ जो हाँ सरकार के जो नियम है, हाँ उसके अनुसार जो स्टेट की जीडीपी है, हाँ उसका 22% तक हम लोन ले सकते हैं। हाँ हाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 18% तक लिया है। तो आप 22 ले लेते हैं, और गुजरात 4% और ले लेते, आपको किसने रोका था? आपको पता ही था आपकी सरकार नहीं रहेगी, आप 4% फालतू ले लेते। 26 पर ठीक है। नहीं हमने उसके बाद हमने विकास करा। चलिए हमारा डिबेट का विषय नहीं है। सरकार ने 26% और पंजाब की सरकार नहीं ये इनकी बात का जवाब देना, इनकी बात का जवाब देना जरूरी है। 1 मिनट की बात है। गुजरात ने 26% ले रखा है और पंजाब ने 26% ले रखा है। हरियाणा ने तो जो सीमाएं हैं सीमाओं में रह के 18% लिया है और इस प्रदेश का चौमुखी विकास कराया हमने। सर आप 18 की जगह 22% ले लेते हैं, आप 84,000 की जगह 1,20,000 करोड़ छोड़ जाते हैं। हमने धर्मवीर जी को बुलाया, इनकी सेवाओं का हमने यहाँ पर लाभ उठाया। गलत नहीं किया हमने। धर्मवीर जी आपके पास आता हूं। धर्मवीर जी, जिस तरीके से अफसरशाही की बात हो रही है कि अफसरशाही बेलगाम पहले भी और अब भी, आप किस तरीके से देखते हैं? क्या वाकई में अफसरशाही बेलगाम पिछली सरकार में भी नजर आई और अब भी नजर आ रही है? और या फिर यहां पर जिस तरीके से एक बीजेपी सरकार कह रही है कि हमने अभी तक क्यों नहीं यहां पर कार्रवाई की, ये भी हम संवेदनशील है हमारी सरकार यहां पर। देखिए पहली बात तो यह है कि अफसरशाही बेलगाम नहीं है, ठीक है। और मैं ये समझता हूं कि ये एक टूल है जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके रिप्रेजेंटेटिव्स रूल करते हैं, उनके हाथ में दोनों का चोली दामन का साथ है। हाँ, और दोनों को ही साथ मिलकर चलना चाहिए। लेकिन मैं ब्यूरोक्रेसी की तरफ से या उसके पक्ष विपक्ष की बात करूं, पहली बात तो यह है कि हमें यह समझना चाहिए कि हम एक डेमोक्रेटिक रूल में हैं। ठीक है। मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, अपोजिशन पार्टीज भी हैं। हाँ। उनके पास लोगों के रिप्रेजेंटेशंस आते हैं, चाहे वो कर्मचारी हैं चाहे वो पब्लिक के आदमी हैं। तो अफसरों का ब्यूरोक्रेसी का ये दायित्व है कि उन रिप्रेजेंटेशन को सुने, देखें, और अगर हम इसी मापदंड से चलेंगे, जैसा कि इन्होंने केस बताया, अगर वाकई में सही है, सच है कि एक एसपी के पास मंत्री जी ने भेजा कांस्टेबल को और कांस्टेबल को उन्होंने चार्जशीट दे दी। देखिए मैं समझता हूँ ये करना उचित नहीं है। ठीक है। मैं आज ही की एक बात आपको बताता हूँ कि एक मेरे इंस्टीट्यूट के मेरे एक जूनियर साथी हैं, उनका फोन आया कि भाई एक इंटरनेट बैंकिंग में इंटरनेट पर उनके भाई के साथ फ्रॉड हो गया। ठीक है। अब वो पर्चा दर्ज नहीं हो रहा है। तो मैंने उस एसपी को फोन किया, मैंने कहा भाई पर्चा दर्ज करना तो सरकार ने आपको कहा है, तो आप क्यों नहीं दर्ज कर रहे? तो कृपया आप पर्चा दर्ज कीजिए और जो उचित कार्रवाई करें। और वो ये कंप्यूटर इंजीनियर है, उसने बताया, मैंने ट्रैक डाउन किया है और मेरे को पैसा मिल सकता है बशर्ते कि मेरी एफआईआर दर्ज हो। खैर अब एफआईआर दर्ज करने का उन्होंने फैसला कर लिया। सवाल यह है कि कितने लोग मेरे पास पहुंच सकते हैं, कितने लोग विधायक के पास पहुंच सकते हैं, कितने लोग कहां पहुंच सकते हैं। सिस्टम की बात, एक सिस्टम की बात है। और मैं कई देशों का भ्रमण किया, कृष्णमूर्ति हुड्डा ने भी बहुत समय देखा सरकार में, पब्लिक में, और गए हैं। जितनी सिक्योर्ड ब्यूरोक्रेसी इंडिया में है किसी और देश में नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, तो हमें इनको अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। नहीं धर्मवीर जी, जैसे चार्जशीट थमा दी या इस तरीके से फोन को बिल्कुल ठीक नहीं, फोन को अटेंड ना करना और रिकॉर्डिंग करना,
इसके पीछे की अफसरों की आप मानसिकता तो जानते होंगे कि इसके पीछे वजह क्या हो सकती है कि अफसर ऐसा क्यों करते हैं? नहीं, मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मैं उन अफसरों की तरह नहीं हूं। मैं ये समझता हूं कि ये उनकी एरोगेंस है और इस एरोगेंस को दूर करना जरूरी है। ठीक है, मैं एक ऐड जरूर करूंगा। धर्मवीर जी, क्योंकि हमारे पास बैठे हैं स्टूडियो में और फायदा हम उठाना चाहते हैं। धर्मवीर जी जब चीफ सेक्रेटरी रहे, ठीक है, इनके कार्यकाल में भी डीसी और एसपी की मीटिंग हुई, ठीक है, इन्होंने कराई, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी जो है मुख्य सबसे बड़े अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी होते हैं। उस मीटिंग में भी बार बार मुख्यमंत्री ये निर्देश देते थे और चीफ सेक्रेटरी भी कि सभी डीसी और एसपी अपने जनप्रतिनिधियों का फोन अटेंड करें। मुख्यमंत्री स्पेशल निर्देश देते थे कि एमएलए एमपी आपको जब फोन करें, मंत्री करें, अगर आप मीटिंग में है तो कॉल बैक करें। ठीक है, ये बात अभी इसी बार भी दोहराएगी इस सरकार में। ठीक है, मैं धर्मवीर जी जानना चाहता कि क्यों बार बार ये निर्देश देने पड़ते हैं, ये क्यों एक बार में समझ में नहीं आता अफसरों के कि हमें जनप्रतिनिधियों की बात अटेंड करनी है, कॉल अटेंड करनी है, उनसे बात करनी है। देखिए, इसमें मैं आपको स्पष्ट कर दूं, कई दफा ब्यूरोक्रेसी पर सही कारणों से एक्शन नहीं होता क्योंकि पॉलिटिशियंस उनका फायदा उठाते हैं। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 कि उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कुछ ऐसे काम के लिए जो कि रिक्वेस्ट शायद पॉसिबल नहीं। ठीक है, और वहां पे फिर गिव एंड टेक हो रहता है। ठीक है, यानी कि अफसर अपने काम नहीं करवाना चाहते। तो मैं ये सोचता हूं ये इक्विलिब्रियम जनता के पक्ष में होना चाहिए, विपक्ष में नहीं होना चाहिए। और कई दफा हम लोग ये कहते हैं कि फलाना डिप्टी कमिश्नर को इतने छोटे छोटे जिले हो गए हैं, क्या 200 गांव का एक जिला है, 150 गांव का जिला है, कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी का जो जिला है 143 गांव का है। क्या ये डिप्टी कमिश्नर एसपी डीआईजी का कर्तव्य नहीं है कि 2 साल के वक्फे में सारे गांव को देखे? ठीक, 2 साल का कार्यकाल न्यूनतम हो गया। 2 साल के कार्यक्रम 2 साल में कितने गांव में गए हैं? नहीं जा रहे। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी चीज है। अगर ये हम लागू कर सके कि वो जनता के बीच में जाएंगे और जनता की बात वो सुबह शाम सुनेंगे। हर आदमी, हर आईएएस अफसर डीसी लगना चाहता है, हर आईपीएस अफसर एसपी लगना चाहता है, लेकिन वहां पे बादशाही नहीं चल सकती इनकी। ठीक है, अब ये बताइए कि एफआईआर दर्ज ना हो एक पढ़े लिखे आदमी की, तो गरीब आदमी की, गांव के आदमी की क्या एफआईआर दर्ज होगी? बिल्कुल बिल्कुल, और सबसे बड़ा बिल्कुल। और उसमें अगर मंत्री अगर इंटरवीन करता है तो मैं समझता हूँ कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर गलत काम के लिए कहता है तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इतने में इतना साहस होना चाहिए अफसर में कि गलत काम करने के लिए पोलाइटली मना करे और सही काम करने में चुके ना। ये ना कह दे कि आप भेज दो, हुड्डा साहब जानते हैं जी, ये ना कह दे कि आप भेज दो और जाते चार्जशीट थमा दे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं, उसी से मना कर देना चाहिए। डोल साहब आपके पास आते हैं। डोल साहब, जिस तरीके से धर्मवीर साहब कह रहे हैं कि गिव एंड टेक वाली पॉलिसी है, जो नेता है वो अफसरों के माध्यम से अपने काम निकलवाते हैं और जो अफसर है वो नेता के माध्यम से, अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर जनता का भला होने वाला नहीं है, निश्चित तौर पर ये बात है। और अगर जो प्रतिनिधि हैं उनकी बात अफसर नहीं सुनेंगे या जो जायज बात है उनको नहीं मानेंगे तो फिर आम जनता की बात कैसे मानी जाएगी? जी सौमित्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब अधिकारी कोई भी बनता है बाय डिफॉल्ट वो जनता से थोड़ा सा दूर हटके रहता है। ठीक है, पर जिस प्रकार से जनता जनप्रतिनिधि को चुन करके उसके ऊपर बिठाती है और लेजिस्लेशन का जिसको हम कहते हैं विधानसभा का या चुने हुए प्रतिनिधियों का एग्जीक्यूटिव के ऊपर जो रूल रहता है, उस रूल का मुख्य पर्पज ये है कि जनता के बीच में और अधिकारियों के बीच में एक स्पष्ट तरीके से संवाद स्थापित किया जाए। यदि आप देखेंगे 11 से 12 दोपहर को 11 से 12 बजे का जो 10 से 11 जो भी समय है, 1 घंटे का जो समय है, आप देखेंगे, आप जाकर के चेक कर लीजिए कितने अधिकारी आपको उस समय पर बैठे मिलेंगे। नहीं बैठेंगे वो। यदि बैठेंगे तो बोलेंगे साहब व्यस्त हैं, साहब से आप बात नहीं कर सकते। अधिकारी बात करना नहीं चाहते तो वहां पर जरूर आवश्यक है कि जनप्रतिनिधि को वहां पर उनके ऊपर एक दबाव डाल करके कि आपको जनता के लिए एक सही जो जनता के कार्य है, सही कार्य बहुत होते हैं, राशन कार्ड के कार्य बहुत छोटे से लेकर के होते हैं, बहुत अच्छे सही कार्य भी बहुत होते हैं। वो सही कार्यों के लिए भी जनता को कई दिन का इंतजार करना पड़ता है। किस लिए करना पड़ता है? ये इस चीज के ऊपर लगाम लगनी चाहिए। ठीक है, इस पर लगाम लगनी चाहिए। मान साहब जी, आप कई बार कह चुके हैं, आपके नेता और मुख्यमंत्री साहब भी कह चुके हैं, जो अधिकारी हैं अपनी सैलरी में वो अपना काम चलाएं और काम का तरीका बदल लें। सरकार बदल गई है, शिकायतें सुने, लेकिन वो बदल नहीं रहा अभी पूरे तरीके से। क्या लगता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर
क्या फायदा बीजेपी की चाहे पूर्ण बहुमत से सरकार आ जाए कि हम भ्रष्टाचार सहन नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे? देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो फौज में या किसी भी संगठन में जो जनरल होता है ना, वो एग्जाम्पल से, उदाहरण से लीड करता है। तो चाहे वो मोदी जी की बात हो, चाहे माननीय खट्टर जी की बात हो, ये सभी नेता हमारे अपने समय से अपने कार्यालय में पहुंचते हैं। ठीक है। और 15 से 18 घंटे प्रतिदिन अपने काम को दे रहे हैं। ठीक है। अधिकारी नहीं दे रहे? देखिए अधिकारी दे रहे हैं। देखिए अब यहाँ तो एक तो कीचड़ उछालना, ये बात कहनी तो बहुत आसान है। यहाँ तो कोई स्पेसिफिक बताएं। सीएम विंडो, एक ही मिनट सर, सीएम विंडो हर जिले में है। अगर आपको कोई आपत्ति है किसी अफसर से, आप लिखित में शिकायत जाके सीएम विंडो में जमा कराइए और निश्चित रूप से उसके ऊपर काम होगा। ऐसे कह देना भर मात्र के भी वहां पे मुलाकात नहीं करते, मिलते नहीं, मेरा ख्याल सही नहीं है। कुल मिला के अगर देखिए नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि यदि किसी अधिकारी का काम करने के तरीके में कोई त्रुटि है तो उसको आप सीधा सीएम विंडो के माध्यम से सीएम साहब को बता सकते हैं। ये एक ऐसी अनोखी पहल है जो पहले किसी सरकार ने नहीं करी। ठीक है। और अगर कहीं पे ये लगता है कि कुछ एक ऐसे अफसर हैं जो काम नहीं कर रहे, वो भी मैं ये समझता हूं फिलहाल वो पुरानी लेगेसी में जी रहे हैं और जल्दी उनको आदत पड़ जाएगी काम करने की। अच्छा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके। डॉक्टर धीमान साहब जी, ये जो आज अनिल विज साहब का भी बयान आया कि जो अफसरशाही है पूरी कदमताल कर रही है सरकार के साथ। हाँ, इक्का दुक्का लोग हैं, इंडिविजुअल लोग हैं, वो नहीं कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब अभी भी कुछ लोग हैं जो पूरे तरीके से, जो अधिकारी हैं पूरे तरीके से सरकार की बात नहीं मान रहे हैं। कहने का मतलब ये देखो, अनिल विज के साहब के पास 2 महकमे हैं, स्वास्थ्य और खेल एवं युवा मामले। आज उन्होंने, क्योंकि खेल नीति अभी सबसे पहले एक ही महकमे की खेल नीति आई है और इस सरकार की कोई नीति अभी तक नहीं आई है। हाँ। और उस नीति को बनाने में डॉक्टर के खंडेलवाल जो अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं, वो उनका बड़ा योगदान रहा। तो आज उन्होंने अपने खेल विभाग के सभी अफसरों को लंच दिया। वो उनका जो संदर्भ है वो ये है कि भी अफसर बड़ा तालमेल कर रहे हैं। खेल विभाग की बहुत प्रशंसा मुख्यमंत्री ने भी की और उन्होंने खुद भी की। ठीक है। जहां तक उनके स्वास्थ्य विभाग की बात, स्वास्थ्य विभाग में उनकी तलखी वहां के अतिरिक्त मुख्य सचिव उनसे चल रही है। एक डॉक्टर भाटिया होंगी सीएमओ, इनके साथ चल रही है। एक अस्पताल की प्रिंसिपल मेडिकल अफसर है, वो एक आईएएस की कुछ मेरे ख्याल नजदीकी हैं, उनके साथ उनकी तलखी चल रही है। ठीक है। तो उनका संदर्भ, वो सभी सारी ब्यूरोक्रेसी में एक राजनीतिक बयान है, वो बात अलग है। तलखी चल रही है, इसलिए ये मामला उलझ के सामने आ रहा है। अगर तलखी नहीं होती तो फिर पहले स्मूथली जैसे पिछले 10 साल में चलता रहा है। ठीक है। बेशक ये आरोप लगते रहे हैं और मुख्यमंत्री ने 10 नवंबर 2013 को गोहाना में जब हुड्डा साहब थे, उन्होंने कहा भी था कि मेरे पास अफसरशाही की शिकायतें आती रहती है और मैं इनको सीधा करूंगा, और उन्होंने फिर कानून बनाए राइट टू सर्विस वाला। ठीक है। तो ये जो बेशक बाद में रद्द हो रहा है। हाँ। लेकिन ये कहीं ना कहीं जब कांग्रेस की मीटिंग होती थी, वर्कर्स ये बात उठाते थे। ठीक है। और बार बार मैं फिर इसलिए दोहरा रहा हूं कि बार बार डीसी एसपी की मीटिंग में निर्देश दिए भी जाते हैं। और कहीं ना कहीं डीसी और एसपी बात को, क्योंकि फील्ड के अफसर डीसी, एसपी, एसडीएम और डीएसपी हैं। और जहां तक हेडक्वार्टर की बात, जो अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रधान सचिव हैं, ये एक ऐसा तालमेल है जो मंत्रियों के साथ, क्योंकि फाइल इनकी मंत्रियों के पास जाती है, यहां पर तालमेल होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अभी आज की डेट में हालांकि कोई अफसर चुनौती नहीं दे सकता सरकार को। जैसे हुड्डा साहब ने भी कहा कि भी अगर ये होते, ये तो मतलब जिन्होंने बहुत अच्छे समान तरीके से कहा भी सस्पेंड कराई देते। बिल्कुल। लेकिन थोड़ा सा ये सरकार जहां सस्पेंड ये भी होगी डॉक्टर वंदना भाटिया, क्योंकि सस्पेंशन की रिकमेंडेशन खेल मंत्री की, स्वास्थ्य मंत्री की है। स्वास्थ्य मंत्री की रिकमेंडेशन मुख्यमंत्री शायद ना काट पाए, और सस्पेंशन कोई सजा भी नहीं है। और अगर सस्पेंड कर दिया तो फिर डॉक्टर खड़े हो जाएंगे धीमान साहब? नहीं, उन्होंने कहा कि जांच कर लें, जांच में अगर पाया गया कि कहीं जो मंत्री हैं, खेल राज्य मंत्री हैं कृष्ण बेदी, उन्होंने गलती की है, तो उस वक्त फिर उनके खिलाफ भी कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए। ठीक है। तो कुल मिलाकर ये जो मामला सामने आया है, एक मंत्री का, राज्य मंत्री का और एक सीएमओ का, ऑडियो रिकॉर्डिंग कल से चल रही है पूरे चैनल्स पर, और जो बातें हुई हैं वो सभी सबके सामने हैं। लेकिन शिकायतें दोनों ओर से पहुंच गई है, मुख्यमंत्री तक पहुंच गई है, स्वास्थ्य मंत्री ने भी रिकमेंड कर दिया है सस्पेंशन ऑर्डर का। आगे क्या होता है ये तो खैर आने वाले वक्त में पता चलेगा, जिस तरीके से मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं। लेकिन फिलहाल तालमेल नहीं बैठ पा रहा है मंत्रियों का, सरकार का अपने अधिकारियों के साथ। वही बात फिर दोहराई जा रही है जो पिछली सरकार में दोहराई जाती थी कि अफसरशाही बेलगाम है। जब लगाम कसी जाएगी, या अफसर सही तरीके से काम करेंगे और नेता भी सही तरीके से काम करेंगे, तभी इस प्रदेश का भला हो सकता है। सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस खास चर्चा में इतना ही, लेकिन आप बने रहें वन तहलका हरियाणा के साथ।